अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपको पता है, थर्ड सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे उसका सिलेबस कवर करा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट यूनिट मैंने ऑलरेडी कवर किया है, थर्ड यूनिट भी और फोर्थ यूनिट भी मैंने आपको पूरी तरह से कवर किया है। आपको एक अलग प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे मिलेगा, आप वहाँ जाना, आपको वहाँ सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देखिए, सेकंड यूनिट भी मैंने आपका कवर किया है, पहले टॉपिक दूसरा टॉपिक, और अब ये वाला भी मैंने कवर किया, नॉन कॉपरेंस सिविल डिसोबीडियंस। आज के हम लेक्चर में बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पार्टीशन के बारे में। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये जो आपने जो इसका पहला लेक्चर है जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह मैंने आपको डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको मतलब पहले ही बोला कि जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया, उसको फिर फाइनली मतलब 1934 तक आपने मतलब मैंने आपको पढ़ा है क्या क्या इवेंट्स हुए। तो फाइनली क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 में गांधी जी उसको मतलब डिसाइड करता है। अब वो उस टाइम मतलब विड्रा करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि जब वहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा एक्शन वगैरह करती है, सिविल मार्शल लॉ लगाते हैं, तो फिर गांधी जी को लगता है अब लोग भी थके हुए हैं। अब मतलब हमको भी पता है कि जब अगर कोई रिवोल्यूशन, अगर कोई स्ट्रगल मतलब कोई मूवमेंट ज़्यादा टाइम चलता है तो फिर लोग भी मतलब थोड़ा बोर होते हैं। तो गांधी जी ने फिर फाइनली 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद किया। 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब की बात आएगी सीडीएम में शॉर्ट में बोलूँगा। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आपको थोड़ा पॉलिटी के बारे में पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू प्रोविंसेस में इलेक्शंस होते हैं और 1937 में इलेक्शंस होते हैं, और उस टाइम कांग्रेस की विक्ट्री होती है। और फिर उसके बाद कांग्रेस मतलब रूल करता है, और इसी को हम बोलते हैं 20 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल। आपको वो नहीं पढ़ना इन्होंने रूल क्या किया, लेकिन बस आपको याद रखना प्रोविंसेस जब इलेक्शन हुए 1937 में किसके थ्रू हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और फिर 28 मंथ्स में कांग्रेस रूल करती है, 1937 से लेके 1939 तक फिर रूल करती है कांग्रेस। और फिर 1939 में रिज़ाइन करती है कांग्रेस। उसके भी कुछ रीजन है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बोलूँगा। अब आपको यहाँ से पढ़ना है क्विट इंडिया मूवमेंट और पार्टीशन एंड उसका ओवरव्यू, आपको मतलब पार्टीशन के बारे में यहाँ मैं बताऊँगा। देखिए, मैं आपको ए टू जेड ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, उससे मतलब वो अगर आपको वहाँ ऐसे कोई पढ़ाएगा वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि आपको ये पहले पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों मतलब हुआ, क्यों गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया, उसके रीजन्स क्या थे। तो वही मैं आपको पहले यहाँ बेस बनाऊँगा। ज़्यादा वीडियो नहीं पड़ेगी, 40-50 मिनट्स में कोशिश करूँगा, लेकिन आपको ए टू जेड बताऊँगा। ठीक है, आपको फिर मतलब ये आपको हमेशा काम आएगा, जब भी कोई आगे फिर कोई पढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए, 1 सितंबर 1939 में क्या होता है, जर्मनी अटैक करता है पोलैंड को। क्यों, हमको पता है 1939 से लेके 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड था। तो जर्मनी अटैक करती है पोलैंड को, और जिससे क्या हुआ, यही मतलब रीज़न रहा वर्ल्ड वार सेकंड कैसे स्टार्ट हुआ, जब जर्मनी अटैक करती है पोलैंड पे। और फिर 2 दिन के बाद क्या होता है, ब्रिटेन डिक्लेयर करती है वार किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट, क्योंकि जर्मनी ने इन्वेट किया पोलैंड को। अब ब्रिटेन किसके अगेंस्ट वार करेगी, जर्मनी के अगेंस्ट। और ब्रिटेन उस टाइम ये डिक्लेयर करती है कि इंडिया हमको सपोर्ट करेगी विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन ओपिनियन। मतलब ब्रिटिश अपनी मर्ज़ी से ये बोलता है कि इंडिया हमको सपोर्ट करेगा इस सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन वो मतलब ये बात इंडिया के लोगों को नहीं बताती है, मतलब इसमें इंडिया लोगों की ओपिनियन नहीं लेती है। ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से ही बोलते हैं ब्रिटिश वाले कि इंडिया हमको सपोर्ट करेगी इस वार में, जो हम सेकंड वर्ल्ड वार करेंगे किसके साथ, जर्मनी के साथ। इंडिया इनको ऑफ़र करती है, इंडिया बोलती है चलो ठीक है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आपको हमारी 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी होगी। देखते हैं कौन सी कंडीशंस। इंडिया ब्रिटिश को बोलती है कि जब ये वार ख़त्म होगा, आपको एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब कन्वेन करेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिटरमाइन, एक मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी पड़ेगी, जो क्या करेगा, डिटरमाइन मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा इंडिया का, जब इंडिया आज़ाद होगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ये थी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये थी कि आपको इमिडिएटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहिए सेंटर में। जब वार ख़त्म होगा उसके बाद आपको मतलब इंडिया के मतलब सेंट्रल में आपको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहिए। ये थी 2 कंडीशंस। लेकिन क्या होता है, इंडियंस की जो ये दोनों डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट करता है लॉर्ड वायसराय, जो उस टाइम होता है ब्रिटेन का, लॉर्ड लिनलिथ गो, ये रिजेक्ट करता है दोनों डिमांड्स को। लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो मतलब इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक मीटिंग करती है वारदा में,
गांधी जी, देखिए गांधी जी को थोड़ी सिंपैथी ब्रिटेन के लिए, मतलब वो गांधी जी नहीं चाहता था कि मैं शर्मिंदा करूं इन ब्रिटिश वालों को। वो बोलता था कि चलिए ठीक है, अब ब्रिटिश वालों ने मतलब बोला, मतलब हमें इंडिया की हेल्प चाहिए, तो गांधी जी उनकी हेल्प करना चाहता था उस टाइम। ये आपको एक जनरल में मैंने बोला कि मतलब गांधी जी उनको मतलब शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, गांधी जी उनको मदद मतलब के लिए रेडी था। वो बोलता था चलो ठीक है, हम इनकी मदद करते हैं, क्यों हम गुस्सा क्यों करेंगे, क्यों आपको पता है गांधी जी की आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस, वो ज़्यादा गुस्से वाला नहीं था। तो फिर यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी कौन सा रेजोल्यूशन लेके आती है, देखिए ये बोलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें कि आपकी वार एम्स क्या है। मतलब ये ब्रिटिश को बोलते हैं, देखिए ब्रिटिश वाले, जब ये सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगा, आपके पास फिर कौन से एम्स हैं, मतलब जो आप फिर इंडिया के लोगों को दोगे, जब ये वार ख़त्म होगा आप क्या क्या दोगे फिर इंडिया को। तो मतलब आपको वार एम्स डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये किसका रेजोल्यूशन था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन था। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड था वो क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स किया था, वो था नेगेटिव। कि जो मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन लाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको मतलब नेगेटिव पॉइंट में लेती है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज़ करती है वार एम्स को डिक्लेयर करने में। मतलब जो उन्होंने बोला था कि आप मतलब जब वार ख़त्म होगा आप क्या क्या करोगे, मतलब कौन कौन से टर्म्स अप्लाई करोगे इंडिया के साथ, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ किया ब्रिटिश वालों ने। इन्होंने बोला अभी कुछ नहीं, वो फिर में हम बाद में देखेंगे। मतलब यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मतलब बात थी उसको यहाँ पे इग्नोर किया ब्रिटिश वालों ने। और मैंने आपको पहले ही बोला कांग्रेस मिनिस्ट्री मतलब ये कब रिज़ाइन करते हैं, 1939 में। मतलब यही रीजन रहे, मतलब कांग्रेस इनको लगा फिर अब यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है रूल करने का, क्योंकि ब्रिटिश हमारी बात सुन ही नहीं रही है, तो सेंटर में रूल करने का क्या ही फ़ायदा। तो फिर यहाँ से हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हिडन एजेंडा था वो हमें यहाँ से पता चला, कि यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, इसका इंटेंशन नहीं लग रहा था कि ये मतलब इंडिया को छोड़ने वाली थी, ना ही मतलब सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम, ना ही वार के बाद भी। क्योंकि फिर ये तो डेफिनेटली कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन था कि आप डिक्लेयर करिए वार एम्स आपके, जब वार ख़त्म होगा आप क्या क्या दोगे इंडिया को सपोर्ट करने के बाद। लेकिन उन्होंने, ब्रिटिश वालों ने ये बात तो डायरेक्टली रिजेक्ट की। तो इसके बाद एक डिबेट होता है, मतलब क्वेश्चन होता है कि क्या हमें अब मास स्ट्रगल स्टार्ट करना चाहिए। इस पे एक डिबेट होता है, जब मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बात नहीं सुनती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। तो लिलित को जब स्टेटमेंट आता है 1939 में, तो उसके बाद ही आता है कि स्टेटमेंट यही होता है ना कि मतलब हम आपकी बात को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम कोई वार इमेज डिक्लेयर करने वाले तो नहीं है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह, वो अब ये इनके इनके पास क्या आइडिया था कि अब हम मास स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हद ही हो गई है, ये मतलब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, लेकिन गांधी जी और जो उसके सपोर्टर्स थे ना, वो इस फेवर में नहीं थे कि हम इस टाइम मास स्ट्रगल स्टार्ट करें, वो भी इमिडिएटली। क्योंकि उसने बोला लोगों को, तो देखिए हमने 1934 में, मतलब अभी 5 साल ही हो गए, हमने मतलब एक मास स्ट्रगल जो हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसको हमने अभी अभी ख़त्म किया। मतलब वो भी एक लॉन्ग टर्म में चला। अब लोग उस मतलब रेडी नहीं है इस टाइम, लोग मास स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं अभी, वो अच्छा टाइम नहीं है। मतलब लोगों में थकान है, मतलब कुछ खुशहाली वगैरह नहीं है। तो इन्होंने, गांधी जी ने डायरेक्टली बोला अभी सही टाइम नहीं है कि हम इमिडिएट मास स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट करें। तो फिर 1940 में एक लिलित गो का एक स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट ये होता है कि डोमिनेंट स्टेटस वार के बाद आएगा, लेकिन कैसा डोमिनेंट स्टेटस, कौन सा डोमिनेंट स्टेटस, कुछ पता नहीं। मतलब ये एक फजूल ही स्टेटमेंट था उसका। देखिए उसके बाद हम आपको पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब होता है, मार्च 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन होता है। उस टाइम मुस्लिम लीग ये रेजोल्यूशन पास करती है। वो बोलती है कि जो भी मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जो एरियाज़ है, मेजॉरिटी जो मुस्लिम एरियाज़ है, उनको आप इंडिपेंडेंट करो। देखिए यहाँ से अब आपका शुरू होता है अगस्त ऑफर। यहाँ से मतलब आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। देखिए देखिए, हिटलर मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वार चाह रहा था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में, इसमें बहुत सारे कंट्रीज भी इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रिटेन और जर्मनी की। देखिए, हिटलर जीत रहा था और ब्रिटेन की हार हो रही थी सेकंड वर्ल्ड वार में। 1930 मतलब 1940 का टाइम है। ऐसा कहा जाता है कि इफ़ जर्मनी हैड वन द सेकंड वर्ल्ड वार, देन इंडिया वुड हैव बीन अंडर जर्मनी रूल। के मतलब अगर जर्मनी ने ये सेकंड वार जीता होता तो फिर इंडिया पे कौन राज करता? जर्मनी राज करती। मतलब यहाँ पे अब यहाँ हिटलर आता, फिर आप सबको पता है कि हिटलर यहाँ क्या करता है, मतलब ब्रिटेन से भी ज़्यादा ही कुछ फिर होता है यहाँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली सेकंड वर्ल्ड वार कौन जीत जाता है? ब्रिटेन।
देखिए, सुभाष चंद्र बोस क्या बोल रहा था लोगों को कि हमारे पास ये अभी अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी एक मतलब वार में इन्वॉल्व है, मतलब वो बिजी है, अभी सही टाइम है। हम एक मास स्ट्रगल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और हम इन ब्रिटिश वालों को यहाँ से बाहर करेंगे। लेकिन गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू वो इस आइडिया के अपोजिट थे। उन्होंने बोला कि ये हम मतलब ऐसा मत करो कि आप बोलो कि अभी अपॉर्चुनिटी है, आप थोड़ा शांत रहो, अभी मतलब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोल रहा था कि नहीं, अभी अपॉर्चुनिटी है, आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करो। फिर यहाँ पर कांग्रेस एक कंप्रोमाइज़ करता है। वो गवर्नमेंट को बोलता है कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट लाओ सेंटर में, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बोलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका ये मतलब कॉम्प्रोमाइज़ जो उन्होंने बोला था इंटरिम गवर्नमेंट लाओ यहाँ सेंटर में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट करती है। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बोलती है अपना ऑफ़र छोड़ो, हम आपको अपना ऑफ़र दे रहे हैं यहाँ पे। और ब्रिटेन का ऑफ़र कौन था? वो था अगस्त ऑफ़र जो 1940 में आया। देखिए इसमें कौन कौन से प्रपोजल थे अगस्त ऑफ़र में। पहला प्रपोजल इसका था ये कि डोमिनेंट स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया, कि मतलब इंडिया को हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। एक्सपेंशनिस्ट ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इंडियन मेजॉरिटी। देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जो इंडियंस की मेजॉरिटी थी, मैंने आपको मतलब इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर थोड़ा आपको पता होगा कैसे मतलब इंडियंस की पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन हो रही थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। लेकिन अब यहाँ पर बात की गई है, अब जो मेजॉरिटी होगी ना, मतलब वहाँ पार्टिसिपेशन मतलब मेजॉरिटी में लोग कौन होंगे वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब वो इंडियंस होंगे। ये दूसरा पॉइंट था। और ये उन्होंने बोला तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बनाएंगे आफ्टर द वार, जहाँ पे मेनली इंडियंस डिक्लेयर करेंगे, डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन उनका कैसा होगा। मेनली मतलब कुछ इंडियंस, मतलब अगर 100 लोग हैं तो मतलब 30-40 इंडियंस, मतलब आउट ऑफ 100 30-40 इंडियंस डिसाइड करेंगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। मेनली का मतलब वही होता है, मेनली इंडियंस। और फोर्थ पॉइंट क्या था इसका? नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। मतलब अगर हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ अडाप्टेशन करनी होगी तो हम ज़रूर माइनॉरिटीज़ की राय भी लेंगे इसमें, मतलब माइनॉरिटीज़ की भी ओपिनियन हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। माइनॉरिटीज़ मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस है वगैरह, मुस्लिम लीग, SC ST वगैरह, मतलब उनकी राय भी हम ज़रूर लेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ अडाप्ट करना होगा। ये अगस्त ऑफर में बोला गया। अब कांग्रेस की रेस्पॉन्स क्या थी अगस्त ऑफर के बारे में? डेफिनेटली अगस्त, मैं आपको बताऊंगा अगस्त ऑफर कांग्रेस की रेस्पॉन्स क्या थी। देखिए कांग्रेस रिजेक्ट करती है अगस्त ऑफर। कांग्रेस रिजेक्टेड AO मतलब अगस्त ऑफर क्यों करती है? देखिए मैंने आपको पहले पहले लेक्चर में बोला, एक सेकंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए 1929 में एक INC का सेशन होता है, लाहौर सेशन जिसको हम बोलते हैं। इससे पहले इंडियन कांग्रेस की डिमांड थी डोमिनेंट स्टेटस। लेकिन 1929 के बाद कौन सी डिमांड थी कांग्रेस की? वो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब 1929 में हमने डोमिनेंट स्टेटस का कंसेप्ट छोड़ दिया। जब हम 1929 से पहले मतलब डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश वालों को, प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए हमको डोमिनेंट स्टेटस। जब नेहरू रिपोर्ट भी आया 1928 में, उसमें भी हमने बोला इनको ब्रिटेन वालों को हमको डोमिनेंट स्टेटस दीजिए। मतलब जब हम डिमांड कर रहे थे डोमिनेंट स्टेटस की, तब इन्होंने नहीं दिया। अब ये मतलब 10 साल के बाद अब मतलब ये 1940 में हमको डोमिनेंट स्टेटस दे रही है। मतलब सीधी सी बात है, हम कहाँ एक्सेप्ट करेंगे? ये तो मतलब ये इन्होंने जवाहरलाल नेहरू इनको बोलते हैं कि जो डोमिनेंट स्टेटस है ना, डोमिनेंट स्टेटस कंसेप्ट जो आपका है, दिस इज़ अ डेड एज अ डोर नेल। मतलब जो कीला होता है ना, कीला अगर हम उसको मतलब किसी में घुसाएंगे, बंद करेंगे, तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब कश्मीर में आपको समझाऊंगा, अगर इसके किल मतलब कुछ कीला है, कुछ मेक्चेस अगर से इसको निमस दबा कर अंदर बंद, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। वही जवाहरलाल नेहरू ने इनको बोला कि जो डोमिनेंट स्टेटस का कंसेप्ट आप बोल रहे हो ये डेड एज अ डोर नेल है। वी लेफ्ट डोमिनेंट स्टेटस इन लाहौर सेशन और नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे हो जिसको हमने 10 साल पहले छोड़ दिया, हम डिमांड कर रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। और यहाँ पर थोड़ा मुस्लिम लीग को वीटो मिल गया, बिकॉज मैंने आपको जो फोर्थ पॉइंट में इसको मैंने आपको बोला वो था कि नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। मतलब यहाँ पर मुस्लिम्स की मतलब अगर कुछ भी करना होगा तो हम मुस्लिम्स की भी राय लेंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ा मुस्लिम्स को वीटो पावर मिल गया। मतलब अगर कुछ करना होगा इनकी भी राय वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन मुस्लिम मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि जो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक चल रहा है ना, अभी जो ये डेडलॉक चल रहा है,
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाएंगे, पार्टीशन होगा कि नहीं, सिंगल इंडियन यूनियन होगा कि नहीं, पाकिस्तान अलग बनेगा या इंडिया अलग बनेगा। जो ये भी डेडलॉक चल रहा था, पाकिस्तान ने, मुस्लिम लीग ने इनको बोला अगर आपको सोल्यूशन लाना होगा इसके लिए आपको पाकिस्तान को अलग बनाना पड़ेगा, मतलब आपको पाकिस्तान को सेपरेट करना पड़ेगा। ये थी मुस्लिम लीग की डिमांड। और फिर एवोल्यूशन क्या था इस अगस्त ऑफर का? देखिए, फर्स्ट टाइम इंडियंस को एक राइट मिला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करो, ये आपको याद रखना है। पर बात होगी क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में आया है। देखिए, ये एक्चुअली क्रिप्स मिशन एक्चुअली ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन था अगस्ता ऑफर का। मतलब जो अगस्ता ऑफर आया था वैसा ही क्रिप्स मिशन भी था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट थी। देखिए, मार्च 1942 में एक मिशन आता है। मिशन मतलब मिशन क्या होता है? जब बाहर से कुछ, मतलब जैसे कि ब्रिटेन से कोई मिशन आएगा, उसमें कुछ लोग हो गए, मतलब उनके सामने कुछ सोल्यूशन, कुछ प्रपोजल्स हो गए, वो इंडिया में वो लाएंगे, वो है मिशन। एक मिशन हेड करता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसको इंडिया भेजा जाता है विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वार। इसलिए भेजा जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स लेके जाओ इंडिया में, और उनको बोलो कि आप हमें सब सपोर्ट करो जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वार में जो जापान था, जापान वाज गेटिंग क्लोज टू इंडिया, मतलब जापान इंडिया के नज़दीक हो रहा था, मतलब होता रहा। अब थोड़ा डर था इंडिया वालों को कि शायद ये जो जापान है ये इन्वेड ना करे इंडिया को। ये इंडिया को डर था कि जापान अब इन्वेजन करे इंडिया को भी। तो इट वाज हैपन टू डिफेंड इंडियन टेरिटरी एंड गो टू द एड ऑफ एलाइज। अब ये मतलब तय था कि अब इंडिया को डिफेंड करना है अपनी टेरिटरी को, और इनको भी मदद चाहिए अब एलाइड कंट्रीज़ की। तो फिर स्टैफर्ड क्रिप्स एक्चुअली वो क्या था, वो लेफ्ट विंग से बिलोंग करता था, और वो लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स था वहाँ ब्रिटेन में। एक्चुअली अब यहाँ पर बात होगी क्रिप्स मिशन, वाई वाज क्रिप्स मिशन सेट। देखिए, एक्चुअली बिकॉज ऑफ रिवर्सेस सफर्ड बाय ब्रिटेन इन साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ब्रिटेन हार रही थी साउथ ईस्ट एशिया के साइड में। द जापानीज थ्रेट टू इंडिया सीम्ड रियल नाउ। अब जो जापानीज का थ्रेट था इंडिया में, अब वो लगा कि अब ये सच है, शायद अब जापान सच्ची में इंडिया को अटैक करेगा। एंड इंडियन सपोर्ट बिकेम क्रूशल। अब ब्रिटेन को भी लगा कि, क्योंकि ब्रिटेन भी उस टाइम किसको राज करी थी, इंडिया को, उनको लगा अगर जापान यहाँ आएगी हमको भी नुकसान है। तो इसलिए इन ब्रिटेन वालों ने सोचा जो अभी मौका है कि इंडियंस का सपोर्ट चाहिए हमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने इंडियन सपोर्ट बिकेम क्रूशल। तो इंडियंस इनको बोलती है चलो ठीक है, इंडियन एग्री करती है सपोर्ट करने को इन ब्रिटेन वालों को, लेकिन एक कंडीशन बोलती है कि पावर आप आपको जब वो सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगा आपको पावर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेन प्रपोजल्स क्या थे इस क्रिप्स मिशन की? देखिए, इसका जो पहला प्रपोजल था वो था एन इंडियन यूनियन विथ अ डोमिनेंट स्टेटस वुड बी सेटअप। देखिए, मतलब क्या डिस्गस्टिंग पॉइंट इन्होंने बोला कि, मतलब थोड़ा सा ये बोला कि यूनियन होगा इंडियन का, मतलब एक ही यूनियन होगा वो इंडिया का होगा, लेकिन डोमिनेंट स्टेटस। देखिए, जब हमने अगस्त ऑफर में आपका ये डोमिनेंट स्टेटस का कंसेप्ट रिजेक्ट किया, अब फिर से आप वही बात कर रहे हो, ये क्या बात हुई? मतलब इसमें तो मज़ा नहीं है। हमने तो 1929 में ही डोमिनेंट स्टेटस का कंसेप्ट मतलब छोड़ दिया, अब हम क्या चाहते हैं? एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये था इसका पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये था इसका क्रिप्स मिशन का कि जब वार ख़त्म होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हम बनाएंगे, उसको फ्रेम करेंगे, खाली कौन? सॉलिडली इंडियंस। देखिए, अगस्त ऑफर में क्या हुआ था? अगस्त ऑफर में कुछ इंडियंस, मतलब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, फ्रेम करेंगे, मतलब कुछ इंडियंस, उसमें मतलब सारे इंडियंस नहीं ये कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन में सॉलिडली मतलब ओनली इंडियंस, खाली इंडियंस ये मतलब डिसाइड करेंगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ये था अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन में फ़र्क। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको बोलती है कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे उसके दो कंडीशंस होंगे कि अगर कोई प्रोविंस अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहती है, कि जो हम मतलब एक यूनियन बना रहे हैं या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अगर कोई प्रोविंस अगर अगर वो नहीं चाहती है कि मैं इस यूनियन में ज्वाइन, मतलब अगर वो प्रोविंस नहीं चाहती कि मैं इस यूनियन में शामिल हो जाऊं, वो अपना सेपरेट यूनियन बना सकता है। और अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब छोड़ना चाहता है तो वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन या सेपरेट यूनियन बना सकता है। मतलब यहाँ पर प्रोविंसेस को राइट दिया गया, आप अलग भी जा सकते हो अगर आपकी विश है। और ये भी बताया गया
लेकिन जो डिफेंस है, वो जो डिफेंस इंडिया का है वो किसके हाथ में रहेगा? ब्रिटेन के हाथ में रहेगा। और जो गवर्नर जनरल का पावर था वो सेम रहेगा जैसा पहले था। यहाँ पर बात होगी अब वाई क्रिप्स मिशन फेलड। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ? देखिए, कांग्रेस ने पहली बात मतलब कांग्रेस ने इसको क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज इट टॉक्ड अबाउट अगेन डोमिनेंट स्टेटस विच वी लेफ्ट इन 1929। मतलब इसने फिर से वही बात की डोमिनेंट स्टेटस की जिसको हमने 1929 लाहौर सेशन में ही छोड़ दिया। मतलब डेफिनेटली ये कांग्रेस कहाँ एक्सेप्ट करेगी? जब अगस्त आफर में एक्सेप्ट नहीं किया तो अब थोड़ी अब यहाँ करेंगे एक्सेप्ट। और कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने प्रोविंसेस को राइट दिया कि आप अलग हो सकते हो जब आप चाहोगे। तो ये नेशनल यूनिटी को हर्ट करता है। मतलब प्रोविंसेस को राइट दिया गया टू सीड एज दिस वेंट। मतलब आप सेसीड, आप मतलब अलग भी हो सकते हो जब आप चाहोगे। आप अपना सेपरेट यूनियन बना सकते हो, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बना सकते हो अगर आप चाहते हो। मतलब कांग्रेस को ये मतलब कांग्रेस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा चाहती थी एक यूनाइटेड इंडिया बने, ना कि डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग हमेशा चाहती थी एक सेपरेट पाकिस्तान बन जाए। वो तो अलग, इनकी आइडियालॉजी डिफरेंट थी। और इसने बोला कि जो डिफेंस है वो ब्रिटेन के हाथ में रहेगा और जो गवर्नर जनरल का पावर था वो सेम रहेगा, इसलिए क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। लीग क्यों रिजेक्ट करती है क्रिप्स मिशन को? बिकॉज पाकिस्तान वाज नॉट बीइंग एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड। मतलब पाकिस्तान को यहाँ पर अच्छे से नहीं बनाया गया और मतलब पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं की गई। और मुस्लिम लीग क्यों क्रिटिसाइज़ करता है? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने बात की किसकी? द आइडिया ऑफ सिंगल इंडियन यूनियन। मतलब इसने बोला एक ही यूनियन होगा, वो इंडियन यूनियन होगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया। देखिए, चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है उस टाइम, एमरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, और लॉर्ड लिलिथगो जो वायसराय होता है, ये एक्चुअली नहीं चाहते थे जो यहाँ क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स है ना, इसकी मतलब सक्सेस हो। ये पहले ही चाहते थे कि ये फेल हो जाए इंडिया में, क्योंकि इसको लिमिटेड पावर्स दिए गए। ये स्टैफर्ड क्रिप्स को पहले लिमिटेड पावर्स दिए गए, तो ये उन पावर्स को मतलब क्रॉस नहीं कर, ये लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकता था इंडिया में। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या बोला? गांधी जी डिस्क्राइब दिस क्रिप्स मिशन एज पोस्ट डेटेड चेक। मतलब आप चेक दे रहे हो लेकिन वो जो एक्सपायर हो गई थी, आप वही चेक हमें दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? स्टैफर्ड क्रिप्स अपना घर चला जाता है, मतलब वो ब्रिटेन चला जाता है, और यहाँ फ्रस्ट्रेशन अभी भी लोगों में रखता है। मतलब जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा था कि मतलब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाएंगे, पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया यूनाइटेड होगा या सेपरेट होगा। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है ब्रिटेन, और इंडिया में अभी भी फ्रस्ट्रेशन रहती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक है वो अभी भी यहाँ पर है। मतलब इस क्रिप्स मिशन का यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं मिला इंडिया को। देखिए, अब आपका टॉपिक जो है क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, अब आपको मज़ा आएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर मैं आपको डायरेक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ाता आपको, मतलब मैं फिर बेवकूफ़ बना रहा था, आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक बम्बई से आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। देखिए, क्यों होता है? क्योंकि जो क्रिप्स मिशन है वो फेल होता है। गांधी जी को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि इस एक स्टैफर्ड क्रिप्स यहाँ क्या बिरयानी खाने आया था? इसको यहाँ मिशन के लिए भेजा गया था। और फिर से वही, इसने फिर से तो वही बात की जो हमने पहले रिजेक्ट की, और यहाँ पर मतलब डिवाइड एंड रोल करने की कोशिश की, क्योंकि इसने प्रोविंसेस को यहाँ पर राइट दिया था, आप अलग अलग भी हो सकते हो, कोई ऐसा कुछ। तो गांधी जी को मतलब क्रिप्स मिशन यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर गांधी जी ने बोला अब हम एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे, जिसका जो मतलब होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब क्विट इंडिया मतलब अब आप इंडिया से क्विट करो, आप इंडिया को छोड़ दो, ये गांधी जी बोलता है। फेलियर क्यों होता है? देखिए, वाई स्ट्रगल स्टार्ट नाउ, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हुआ था, उसने सालों नहीं किया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा था उस टाइम, और जो लोगों में डिस्कंट था, लोगों में नाराज़गी थी, वो ये थी कि जो प्राइस था राइस का, साल्ट का, वो भी बढ़ रही थी। और इसलिए मतलब लोग भी गुस्सा थे, और गांधी जी भी इस क्रिप्स मिशन स्टैफर्ड क्रिप्स से नाराज़ थे। तो यहाँ पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन QIR यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है। देखिए, जुलाई 14 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मतलब मिलती है वारदा में, और एक रेजोल्यूशन पास करती है, और गांधी जी को बोलती है आप इसका चार्ज, आप मतलब आप चार्ज बन जाए इसका, इस मास मूवमेंट का, और अपनी मर्जी से स्टार्ट करिए मूवमेंट। और फाइनली क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को प्रपोज कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। एंड और सपोर्ट कौन करता है? सरदार पटेल। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाई कौन करता है? कांग्रेस मीटिंग जो होती है ग्वालियर टैंक में, जो बम्बई में होता है 8 अगस्त 1942 में, कौन कमेटी करती है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसको रेटिफाई साइन करती है।
इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की डिमांड्स क्या होती है? देखिए, इसने बोला इन ब्रिटेन वालों को, आप इमीडिएट एंड कीजिए ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप ये उसको बोलता है कि आप इमीडिएट एंड कीजिए ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये होते हैं किसकी डिमांड? क्विट इंडिया मूवमेंट की डिमांड। ये मैंने आपको बोला कि 8 अगस्त में रेटिफाई होता है। जवाहरलाल नेहरू इसको प्रपोज करता है, सरदार पटेल सपोर्ट करता है इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को। और जो दूसरी डिमांड होती है इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की, वो ये है कि सेक्शन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। मतलब यहाँ सेक्शन होती है फिर से कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा ब्रिटेन के खिलाफ। यहाँ पर एक मंत्रा देता है गांधी, एक स्लोगन देता है गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो है डू आर डाई, करो या मरो। गांधी जी बोलते हैं कि वी शैल डाई और फ्री इंडिया बट कैनॉट लिव टू सी आवर स्लेवरी। गांधी जी इनको बोलता है या मैं मरूंगा या इंडिया को आज़ाद करूंगा, लेकिन मैं स्लेवरी देखना बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर यहाँ से जो स्प्रेड ऑफ मोमेंट है, मतलब आपका मोमेंट कैसे स्प्रेड हुआ? देखिए, गांधी जी ने पहले ही मतलब जो टेम्पो था, मतलब इन इस मोमेंट का, क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो पहले इसने बना के रखा था। क्योंकि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था ना, जो 1940 टू 1941 में हुआ था, क्योंकि उनको लगा, गांधी जी को पता था कि अगर मैं मास मूवमेंट करूँगा ब्रिटिश आएगी और हमको रिप्रेशन करेगी, जेल में डालेगी। इसलिए फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1940 की पीरियड में। आपको वो नहीं पढ़ना है। चलिए, फिर देखिए 8 अगस्त में रेटिफाई होता है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, और 9 अगस्त 1942 मॉर्निंग में ही एक झटके में जो इसके टॉप लीडर्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, उनको अरेस्ट करते हैं ब्रिटिश वाले और इनको एक अननोन डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं, जहां लोगों को पता नहीं था कि हमारे लीडर्स को कहाँ लिया गया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी इनको मतलब इलीगल अनलॉफुल करार दिया जाता है यहाँ पे। और ये बात आपको याद रखना है, इसका जो अरुणा आसिफ अली नाम है ना यहाँ पर, इसका आपका याद रखना है कि जब सभी लीडर्स आउट ऑफ पिक्चर थे, क्योंकि उनको अब यहाँ अरेस्ट किया, जेल में रखा गया। और इस यंग अरुणा आसिफ अली, ये एक वुमेन थी, इसने क्या काम किया? इसने कांग्रेस कमेटी को जो मतलब सेशन हुआ था 9 अगस्त 1942, उसको प्रिसाइड किया इसने, और उसने फ्लैग किया आईएनसी का होस्ट किसने? अरुणा आसिफ अली ने। तो यहाँ पर अब पब्लिक का रैम्पेज, मतलब अब लोग सड़कों पे आए, लोगों ने तरखाड़ मचा के रखा था। देखिए, ब्रिटिश वाले ने तो, ब्रिटेन वालों ने तो लीडर्स को अरेस्ट किया, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक थी वो रोक नहीं पाई, मतलब पब्लिक नहीं रोकी। उसके बाद भी जब लीडर्स को अरेस्ट भी किया, उन्होंने ब्रिजेस को हटाया, रेलवे ट्रैक्स को हटाया, टेलीग्राफ लाइन्स को कट वगैरह किया, और पत्रिकाज मतलब शीट्स वगैरह भेजे गए। जो अंडरग्राउंड मूवमेंट चला रहे थे, जो मतलब खुफिया खुफिया मूवमेंट चला रहे थे कुछ लोग, उनको मतलब शीट्स दिए जाते थे कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए, अंडरग्राउंड एक्टिविटी चल रही थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर हम बाहर आएंगे तो ब्रिटेन वाले हमें अरेस्ट करेंगे। इसलिए हम अंडरग्राउंड ही रहेंगे और लोगों को गाइड करेंगे कि मूवमेंट को कैसे 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 आगे बढ़ाना है। इसमें कुछ पर्सनैलिटी जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको इनके नाम आपको याद रखने हैं। वो है राम मनोहर राय, जयाप्रकाश, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, बिजू पटनायक, छोटूबाई, अच्युत पत्तरवर्धन, एस कृपलानी, आरपी गोनेखा और उषा मेहता। उषा मेहता क्या काम करता है? ये एक वुमेन होती है उषा मेहता भी। उषा मेहता स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो बम्बई में। अंडरग्राउंड रेडियो जो बम्बई में शुरू होता है, उसे उसको उषा मेहता स्टार्ट करती है। तो याद रखना है कि उसमें वुमेन्स कौन से थे इस क्विट इंडिया मूवमेंट में? वो थे अरुणा अरुणा आसिफ अली, सुचिता कृपलानी एंड उषा मेहता। मुस्लिम लीग क्यों अपोज करती है क्विट इंडिया मूवमेंट को? क्योंकि क्विट मुस्लिम लीग को मतलब डर था, वो सोच रही थी कि अगर ब्रिटेन अभी इसी टाइम मतलब इंडिया छोड़ के चली गई, तो फिर जो हमारा जो डिमांड है पाकिस्तान की, वो फिर नहीं कभी बनेगा, हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने अपोज किया क्विट इंडिया मूवमेंट को। और जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट को, वो ये थे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश था, बिहार था, मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एट्सेट्रा। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट ने एक मतलब सच्चाई एस्टैब्लिश की, वो ये था कि इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विशेज ऑफ इंडिया। की जैसे मतलब ब्रिटेन इंडिया के मतलब ओपिनियंस के बगैर ही सब कुछ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ये पॉसिबल नहीं था कि आप रूल करोगे इंडिया में, वो भी इंडिया के लोगों की विशेष के बिना। तो फिर गांधी जी फास्ट लेता है यहाँ से, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो रिप्रेशन खतरनाक करती है। मतलब वो जो लोगों ने वायलेंस क्रिएट किया है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंडेम करती है, उसको बंद कर देती है। इसी के अगेंस्ट गांधी जी फास्ट लेते हैं 1943 के ईयर में, उस फरवरी मंथ होता है उस टाइम। देखिए, ये रहा था आपका 1943 तक टाइम जब गांधी जी फास्ट लेते हैं। देखिए, इसके बाद एक मतलब एक इवेंट होता है जो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहा हूँ। देखिए, राजा गोपालचरिया फार्मूला आता है 1944 में। इस फार्मूला ने ये मतलब ये भी एक कमीशन मतलब एक बनाया गया था, एक एग्रीमेंट था। इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान की बात तो नहीं की गई, बट इस सीआर, इसको बोलते हैं सीआर फार्मूला। राजा गोपालचर्य ने क्या बोला कि आप एक काम करो, जो मेजॉरिटी है ना एरियाज जहाँ पर मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन है,
मतलब मेजॉरिटी एरियाज़ में आप जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं उनकी एंटायर पॉपुलेशन को बोलो आप एक प्लेबिसाइड करो, मतलब आप एक एग्रीमेंट करो, क्या आप आपको अलग रहना है या नहीं। मतलब मुस्लिम जहाँ पर मतलब अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर डेफिनेटली कुछ हिंदूज़ भी होंगे, ठीक है। मतलब आप मेजॉरिटी लोगों को बोलो कि क्या आप अलग रहना चाहते हो या नहीं। तो लेकिन मुस्लिम लीग जिन्ना जो होता है वो नहीं, वो मतलब टू नेशन थ्योरी को चाहता था पहले से ही वांटेड ओनली मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ। वो इसने क्या बोला देखिए, राजा गोपालचर्य फार्मूले जो राजा गोपालचर्य फार्मूला था, इसने बोला कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन एंटायर पॉपुलेशन किन की होगी, मुस्लिम्स की। मतलब मुस्लिम एरियाज़ में जो एंटायर पॉपुलेशन है वहाँ पर वो प्लेबिसाइड करेंगे, लेकिन ना चाहता था खाली मुस्लिम्स प्लेबिसाइड करेंगे। मतलब उसको पता था, मतलब ये हिंदू वाले कहाँ चाहेंगे कि पाकिस्तान अलग हो। मतलब कांग्रेस हमेशा चाहती थी एक यूनाइटेड इंडिया हो, इसलिए जिन्ना ने बोला कि खाली मुस्लिम्स प्लेबिसाइड करेंगे क्या हमें अलग मतलब रहना है या नहीं, ठीक है, क्या हमें पाकिस्तान को अलग करना चाहिए या नहीं। ये था राजा गोपालचर्या फार्मूला आपको। और जिन्ना ने क्यों अपोज किया उसको, इसने इसने बोला था एक कॉमन सेंटर होगा। मतलब इस राजा गोपालचर्य फार्म ने बोला था जो डिफेंस कम्युनिकेशन वगैरह होगा वो एक ही रहेगा, मतलब एक ही कॉमन सेंटर में उसका कंट्रोल होगा। देखिए यहाँ पर अब बात हो कि पोस्ट वार, जब मतलब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है उसके बाद सिनेरियो क्या रहता है। देखिए ये आपको याद रखना है कि पहली बार 1934 में इलेक्शंस हुए थे सेंटर में। 1937 में मैंने आपको बोला कि प्रोविंसेस में इलेक्शन होती है जब कांग्रेस की विक्ट्री होती है, 28 मंथ्स कांग्रेस रूल फिर एस्टैब्लिश होता है। और 1945 1946 में इलेक्शंस होती है सेंटर और प्रोविंसेस में। तो 1945 तक आपका पीरियड ख़त्म हुआ यहाँ से। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। देखिए द डिसीजन ऑफ कैबिनेट मिशन वाज टेकन इन जनवरी 1946। और क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है वो अनाउंस करता है फरवरी 1946 में कि हम एक हाई पावर्ड मिशन भेजेंगे इंडिया में, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स होंगे। उसका जो पहला होगा पैथरिक लेवरेंस जो इस कमीशन का चेयरमैन भी होता है, और दूसरा जो होता है एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा होता है स्टैफोर्ड क्रिप्स जो मतलब इससे पहले भी आया था इंडिया में क्रिप्स मिशन के दौरान, जो मैंने आपको इसी वीडियो में पहले सब कुछ बताया है। अब यहाँ से हमें क्यों लगा था वाई ब्रिटिश विड्रावल सीमड इमिनेंट नाउ। देखिए क्योंकि जो सक्सेस हो रही थी नेशनलिस्ट फोर्सेस की, मतलब जो जीत हो रही है नेशनलिस्ट फोर्सेस की, वो मतलब वो हो रही थी। और जो ब्यूरोक्रेट्स थे ना, मतलब जो पहले ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल थे, ब्यूरोक्रेट्स मतलब ये इंडिया के लोग ही थे, लेकिन ये लॉयल किसके साइड से थे, ब्रिटेन के साइड से थे। इन इन ब्यूरोक्रेट्स ने भी अब सोचा, हमें भी लगता है कि शायद अब ब्रिटेन का रूल जब ख़त्म होगा अब जल्दी, तो फिर ये इंडिया इंडिया के लोग हैं ये हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने मतलब इंडिया के साथ गद्दारी की, हम ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे। इन्होंने सोचा तो जब मतलब ब्रिटेन यहाँ से चली जाएगी तो फिर इंडिया हमको मतलब सड़कों पर मार देगी, हमें मतलब मार देगी, ख़त्म कर देगी, तो फिर हम कहाँ के सिविल सर्वेंट्स रहे। तो इसलिए फिर यहाँ ब्यूरोक्रेट्स ने अब बोला नहीं नहीं अब हम लॉयल नहीं ब्रिटिश के साथ, आज से हमारी फीलिंग्स होंगी इंडिया के साथ। तो यहाँ से अब हमें भी लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ होने वाला है, तो अब ब्रिटेन यहाँ से जल्दी चला जाएगा। अब यहाँ पर बात में होगी, एक सेकंड, ऑन द ईव ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है यहाँ पर उस टाइम मतलब कौन सी सिचुएशन थी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करता है ब्रिटिश से कि आप पावर को ट्रांसफ़र कीजिए एक ही सेंटर को, और फिर वो सेंटर खुद देखेगी कि इन माइनॉरिटीज़ के साथ हम क्या करेंगे। ये आईएनसी की डिमांड थी। इवन की जो ब्रिटिश थी ना वो भी चाहती थी एक यूनाइटेड इंडिया बन जाए, मतलब एक यूनाइटेड इंडिया बन जाए, ना कि डिवाइडेड इंडिया। क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि डिवाइडेड इंडिया वुड बी ए ब्लॉट ऑन ब्रिटेनियस पॉलिसी। क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि बाद में हम ट्रेड वेड वगैरह सब कुछ करेंगे, हम पैसा वैसा प्रॉफिट कमाएंगे, तो इसलिए यूनाइटेड इंडिया वो भी चाहते थे, ना कि डिवाइडेड इंडिया। तो क्लेमेंट एटली इनको बोलता है फिर माइनॉरिटीज़ को कि देखिए राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर इन अवर माइंड, कि जो मतलब माइनॉरिटीज़ के राइट है हमें पता है, वो मेरे दिमाग में है, आप उसके लिए परेशान मत हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आप अब मतलब आप बोल रहे हो कि माइनॉरिटीज़ को आप मतलब वीटो पावर दो, मतलब ज़्यादा पावर दो, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। मतलब वही
वी कांट अलो ए माइनॉरिटी टू प्लेस देयर वीटो ऑन एडवांस ऑफ मेजॉरिटी, मतलब हम माइनॉरिटीज़ को इतना पावर नहीं देंगे कि मतलब अगर मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ डिसीजन लेती है उसके अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ उसको मतलब हटा भी सकती है, रोक सकती है, ऐसा इतना पावर तो मैं नहीं दूंगा आपको माइनॉरिटीज़ को, ये इनको बोलता है क्लेमेंट एटली माइनॉरिटीज़ को। तो कैबिनेट मिशन अराइव कब होता है दिल्ली में? देखिए कैबिनेट मिशन अराइव्स इन दिल्ली ऑन 24 मार्च 1946, और उसके बाद बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है इन कैबिनेट मिशन, जो इसके लीडर्स है इंडियन कैबिनेट मिशन के लीडर्स और इंडियन लीडर्स के बीच। उस टाइम मतलब सारे पार्टी के लीडर्स इंडिया में जो होती हैं, मुस्लिम लीग, आईएनसी, हिंदू महासभा से भी पार्टीज के लीडर्स मतलब इस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का कोई फाइनल एग्रीमेंट मतलब वो किसी एक ही बात पर नहीं निकल आए थे, मतलब उनके कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड नॉट कम टू एनी एग्रीमेंट, मतलब ये आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं क्या क्या हमें यूनाइट रहना पड़ेगा या हम पार्टीशन करेंगे। तो फिर इन कैबिनेट मिशन इनको बोलता है चलो आप मतलब कुछ आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें क्या करना है आपको कुछ पता ही नहीं है, अब हम आपको अपना प्लान दे रहे हैं जो आपके सोल्यूशन को प्रॉब्लम को ठीक करेगा। वो था कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि ये कब बोलते हैं, मई मई 1946 में ये बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से किसी मुस्लिम लीग को नॉट कम टू एनी एग्रीमेंट, 24 मार्च में ये कैबिनेट मिशन अराइव होता है दिल्ली में। यहाँ से अब कैबिनेट मिशन प्लान मतलब सीएम प्लान के मेन पॉइंट्स क्या थे? कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग फॉर ए फुल फ्लेजेड पाकिस्तान। देखिए जो पाकिस्तान मतलब बार बार डिमांड कर रहा था कि पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान को अलग करो, अब हमें अपना सेपरेट नेशन बनाओ, कैबिनेट मिशन प्लान ने वो डिमांड रिजेक्ट की मुस्लिम लीग की। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने बोला कि अगर हम पाकिस्तान को बनाएंगे तो इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि इट वुड इंक्लूड अ लार्ज ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। नॉर्थ जो ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है ज़्यादा और नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन मतलब मुस्लिम्स की ज़्यादा है, आप उसको पाकिस्तान बनाओ। क्योंकि इतना अब हमें ये मतलब पता है कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में खाली मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, उस टाइम वहाँ पर 38% नॉन मुस्लिम की भी पॉपुलेशन थी और नॉर्थ ईस्ट के साइड में 48% की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि मतलब हम आपको कैसे बनाएंगे फिर पाकिस्तान, जब मतलब वहाँ अगर वहाँ 100% मुस्लिम पॉपुलेशन होती फिर अलग बात थी, लेकिन वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कंबाइन है तो हम आपको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये भी बोला ब्रिटेन ने कि हम फिर ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सपोज ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, ये बोल रहे हैं कि फिर ये आपस में कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब कैसे ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, जब ये वेस्ट पाकिस्तान होगा ये ईस्ट पाकिस्तान होगा, तो ये मतलब ये फेयर नहीं है ब्रिटिश वालों ने, इसलिए पाकिस्तान को बनाने में मतलब ये डिमांड रिजेक्ट की। कैबिनेट मिशन ने क्या बोला? कैबिनेट मिशन ने इनको बोला कि हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, हम ग्रुपिंग करते हैं, हम मतलब सेक्शंस बनाएंगे। सेक्शन ए में इन्होंने हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस रखे, मतलब जिसमें कौन कौन एरिया आता था, मद्रास, बम्बई, सेंट्रल एंड यूनाइटेड यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। और सेक्शन बी में वो एरियाज रखे थे जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी थे। इसमें क्या क्या आता है? पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब NWFP और सिंध। सेक्शन सी में भी इन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस रखे थे जिसमें आता है बंगाल एंड आसाम। लेकिन इन्होंने प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी दी एंड रेसिडुअल पावर्स दी, और ये भी बोला गया इन प्रोविंसेस को मतलब जब पहला जनरल इलेक्शन होगा ना, सपोज कि आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोविंसेस वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ ए ग्रुप एंड आफ्टर 10 years कैन कॉल फॉर ए रिकन्सिडरेशन ऑफ अ ग्रुप। देखिए सपोज ये पहला इलेक्शन है और ये दूसरा इलेक्शन है, अगर इसमें मतलब कोई प्रोविंस है ये मुस्लिम मेजॉरिटी में है, ठीक है, जब फर्स्ट इलेक्शन कंप्लीट होगा, जब दूसरा इलेक्शन की बारी आएगी, तो ये जो यहाँ पर ये प्रोविंस है ना, ये प्रोविंस जो मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी में थी, अगर ये चाहेगी तो ये अब हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस में भी मतलब बन सकती है, लेकिन फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद। और ये मतलब ये और फिर जब 10 years के बाद जब 10 years होंगे या इस मतलब प्रोविंस को, ये ऐसा भी कर सकती है, ये मतलब बोलेगी हम इस ग्रुप को रिकन्सिडर करेंगे, मतलब इस ग्रुप में ही कुछ चेंजेस वगैरह कर सकती है। मतलब ये प्रोविंसेस को पावर दिया गया कि आप फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद आप मतलब बाहर भी आ सकते हो, अगर आपको लगेगा कि आप किसी प्रोविंस में ठीक नहीं हो तो आप वहाँ से बाहर भी आ सकते हो। ये कैबिनेट मिशन प्लान में इनको बताया गया। और कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रुपिंग, मतलब ग्रुपिंग के बारे में कुछ राय थी। देखिए कांग्रेस की राय क्या थी? कांग्रेस ने बोला था कि
कि ये जो ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग ये ऑप्शनल है, मतलब ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है। ये कांग्रेस का कहना था, और कांग्रेस मतलब थोड़ी खुश थी क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने मतलब पाकिस्तान क्रिएशन नहीं, इस मतलब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान को क्रिएट नहीं किया, थोड़ा कांग्रेस खुश थी यहाँ पे। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या बोला, देखिए, मुस्लिम लीग बिलीव्ड पाकिस्तान टू बी इम्प्लाइड इन ए कंपलसरी ग्रुपिंग। मुस्लिम लीग वाज बिलीविंग सेक्शन बी एंड सी इज द फ्यूचर सेक्शन ऑफ पाकिस्तान। इन मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि जो सेक्शन बी, हमको पता है जो सेक्शन बी एंड सी में इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, मुस्लिम लीग ये सोच रही थी कि हम यही बाद में पाकिस्तान बन जाएगा। इसीलिए मुस्लिम लीग ने बोला कि जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी है, और कांग्रेस ने बोला ग्रुपिंग ऑप्शनल है। ये इनमें मेन डिफरेंस था। यहाँ से आपको पता है कि जुलाई 1946 में इलेक्शंस होते हैं प्रोविंसेस में, एंड 10 जुलाई 1946 में नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है, वो बोलता है कि देयर वुड बी नो ग्रुपिंग एज NWFP एंड आसाम हैड नो रीज़न टू ज्वाइन सेक्शन BRC। आसाम एंड NWFP में मतलब किसका रोल है, वहाँ पर कांग्रेस का रोल है, तो वो मतलब कभी भी मतलब मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए नेहरू ने बोला कि ग्रुपिंग यहाँ पर नहीं चलेगी। फिर क्या होता है, 29 जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग विड्रा करती है फ्राम कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि नेहरू का स्टेटमेंट जब आता है कि ग्रुपिंग मतलब यहाँ नहीं होगी, तो इसी के स्टेटमेंट के अगेंस्ट फिर यह एक एक्शन डे चलाती है मुस्लिम लीग वाले, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। जो कब ये मुस्लिम लीग बनाती है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग डिक्लेयर करती है, कॉल करती है, क्योंकि हमें अब पाकिस्तान अचीव करना है। फिर इंटरम इंटरम गवर्नमेंट भी बनती है 1946 में। इंटरम गवर्नमेंट मतलब इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स कुछ मतलब लोगों को देने लगे, मतलब आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आप इसको चलाओ, आपके पास कोई और डिपार्टमेंट इसको चलाओ, ये होता है पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट या इंटरम गवर्नमेंट। ये कब से चलता है, 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947, क्योंकि इसको हमें पता है इस दिन हमारी फ्रीडम हुई, तो इसके बाद इंटरम गवर्नमेंट ख़त्म हुआ। देखिए, अब यहाँ पर बात होगी इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। देखिए, मतलब ये टू नेशन थ्योरी कैसे कैसे इवॉल्व हुई। देखिए, 1887 में हमें पता है कि 1885 में INC बनी थी, जिस टाइम वायसराय होता है लॉर्ड डफरिन, और ब्रिटेन कहती है कि जो सर सैयद अहमद खान और राजा शिव आप बिंगा है, ये एंटी कांग्रेस है, मतलब ये कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान अपील कर रहा था मुस्लिम्स को कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहिए। इनिशियली मतलब पहले पहले में थोड़ा सर सैयद अहमद खान सेकुलर टाइप था, लेकिन बाद में मुस्लिम्स के साथ ज़्यादा डील करता था। और 1906 में क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आगा खान एक मुस्लिम डेलीगेशन मतलब लीड करता है, कहाँ पे, शिमला, जिसको हम बोलते हैं शिमला डेलीगेशन। और वो लॉर्ड मिंटोस के सामने एक डिमांड रखता है। डिमांड क्या होती है कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स दीजिए, किनको, मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब मुस्लिम्स को खाली मुस्लिम चुनेगा, मतलब अगर हमें मुस्लिम्स को चुनना होगा, उसको खाली मुस्लिम चुन सकता है, ना कि कोई और रिलीजन का बंदा, ठीक है। तो फिर यही जो सेम ग्रुप है, जो आगा खान जो शिमला डेलीगेशन में ग्रुप होता है आगा खान के साथ, यही ग्रुप बना देती है आपका मुस्लिम लीग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में समझाया है। मुस्लिम लीग यही ग्रुप बना देता है, जिसमें कौन कौन होते हैं, आगा खान, सलीमुल्लाह, मोहसिनुल मुल्क एंड वकारुल मुल्क क्या बनाती है मुस्लिम लीग आपका। और इनकी डिमांड जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थी, वो 1909 में ब्रिटिश इनको एक्सेप्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं मोरली मिंटो रिफॉर्म्स। 1928 में आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट आया था, जब मतलब पहली बार डोमिनेंट स्टेटस, वहाँ पर उसकी डिमांड क्या थी, डोमिनेंट स्टेटस। लेकिन उसको अपोज किसने किया, मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो दिल्ली प्रपोजल आया था 1927 में, उसने बोला था, मुस्लिम लीग ने मोतीलाल नेहरू को बोला था, देखिए भाई, आप नेहरू रिपोर्ट मतलब लाने वाले हो ना, तो हमारी कोई डिमांड्स है वो आप सुन लीजिए और इसको नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड कीजिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने इनको इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने अपोज किया इस नेहरू रिपोर्ट को। तो 37 में आपको पता है कि मैंने आपको बोला प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे, जहाँ पर कांग्रेस की विक्ट्री हुई थी, और वहाँ पर मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होती है। और जो आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन होता है मुस्लिम्स का, उसको प्रपोज कौन करता है, रहमत अली, एंड उसको फर्दर कौन डेवलप करता है, उसका नाम होता है इकबाल, जो एक पोइट होता है। एंड 24 मार्च 1941 मतलब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होता है, लाहौर सेशन, जो मुस्लिम लीग करती है, वो उनके वो बोलते हैं ये कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है ना, उनको आप इंडिपेंडेंट नेशन करार कर दीजिए। तो अब यहाँ पर बात होगी इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन। अब यहाँ पे बात होगी पार्टीशन की एंड ओवरव्यू। देखिए, एटली का स्टेटमेंट आता है 20 फरवरी 1947 में। एटली से पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था, वो था चर्चिल, एंड अब इस टाइम कौन होता है प्राइम मिनिस्टर, वो था एटली, क्लेमेंट एटली। वो ये बोलता है कि अब ब्रिटेन का इंटेंशन है, वो अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ रहे हैं। मेन पॉइंट्स क्या था एटली के स्टेटमेंट में, वो ये था कि इसने एक डेडलाइन दिया था
13 जून 1948 से पहले पहले ब्रिटिश इंडिया से चली जाएगी। ये एक डेडलाइन पहले ही दिया गया था। ब्रिटिश वो ट्रांसफ़र पावर आइदर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस। ये एटली ने ये बोला कि हम किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र करेंगे या किसी प्रोविंस को। अगर आईएनसी एंड मुस्लिम लीग ने अभी भी कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं किया तो फिर हम किसी को भी पावर दे सकते हैं। अब कौन यहाँ पर वाइसराय था इस टाइम 1947 के टाइम में? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इससे पहले कौन था? लॉर्ड वेवल। देखिए, वाई ए डेट वाज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर विड्रावल। इन्होंने क्यों पहले ही एक डेट फिक्स किया कि हम यहाँ से जा रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि जो ये कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग थी ये कभी भी एक एग्रीमेंट में नहीं आती है। इसलिए बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट होप्ड दैट टिल देन देयर वुड कम एन एग्रीमेंट बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। इनको लगा था कि हम इनको पहले एक डेट देंगे, तब तक ये आपस में कुछ सोच लेंगे आईएनसी एंड मुस्लिम लीग भी, और ये आपस में कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आएगी। तो इसलिए इन्होंने पहले एक डेट दिया था। हमको पता है कि प्रेजेंट कौन होता है कांग्रेस का ज्यूरिंग पार्टीशन के टाइम? वो होता है जेबी कृपलानी। ये आपको याद रखना है। और माउंटबेटन अब वाइसराय होता है, उसको पावर दे दिया गया था ब्रिटेन से। आपको डिसीजंस लेने हैं ऑन द स्पॉट, आपको तो फुरी तौरन आपको डिसीजंस लेने हैं। लेकिन इसने क्या काम किया माउंटबेटन ने? ये ना इसने आईएनसी की तरफ ज़्यादा देखा, ना इसने मुस्लिम लीग की तरफ ज़्यादा देखा। ये सेकुलर रहा दोनों की तरफ। और इसने एक प्लान लाया जिसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, जिसको हम बोलते हैं 3 जून प्लान भी, माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान। इसने क्या बोला? फ्रीडम विथ पार्टीशन। इसने बोला कि आपको आज़ादी मिलेगी अब, लेकिन पार्टीशन के साथ। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट की ये पार्टीशन प्लान? क्योंकि कांग्रेस मजबूर थी, ताकि ये खून खराबा कम्युनलिज्म जो चल रहा है ये ख़त्म हो जाए। देखिए, हमको पता है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि हम सेपरेट हो जाए। आईएनसी का हमेशा यही एम था कि एक यूनाइटेड इंडिया बन जाए, लेकिन अब वो भी मजबूर थी क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, खून खराबा चल रहा था, हर तरह दंगे हो रहे थे। अब कांग्रेस मजबूर थी, तो इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा मजबूरी से। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात होगी। देखिए, 5 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है इस एक्ट को, एंड 18 जुलाई 1947 में इस एक्ट को एक रॉयल एसेट मिलता है, एक अप्रूवल मिलता है फ्रॉम किंग ऑफ ब्रिटेन। ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1947 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से क्रिएशन होता है 2 डोमिनियंस की, इंडिया एंड पाकिस्तान की क्रिएशन होती है। और ईच डोमिनियन को बोला गया कि आपका एक अपना अपना गवर्नर जनरल होगा। और ये भी बताया गया कि जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाओगे, तब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसके हिसाब से चलेगा? ऑन द अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाओगे। देखिए, प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली विड्रावल। इसने क्या ये जल्दी जल्दी ब्रिटिश वाले चले गए, इससे क्या प्रॉब्लम हुई? क्योंकि लोगों को शॉक हुए कि उन्होंने बोला कि हम इतना पहले इनको बोल रहे थे कि आज़ादी आज़ादी, अब ये कैसे अचानक दे रहे हैं आज़ादी? लोग थोड़ा परेशान थे, शॉक लगा इनको। लेकिन जो माउंटबेटन था ना, इसका एक माउंटबेटन ने सोचा था कि मैं दोनों डोमिनियंस का गवर्नर जनरल बन जाऊं, लेकिन क्योंकि उसने बोला था ये मुझे पता है कि इनमें आपस में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, तो इसी फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए इसने बोला था कि मैं दोनों डोमिनियंस का गवर्नर बन जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, हम अपने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बनाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल। और इंडिया ने बोला माउंटबेटन को, हाँ ठीक है, आप हमारा गवर्नर जनरल बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा गवर्नर बन सकते हो। देखिए, यहाँ पर रेड क्लिफ जो है ना, रेड क्लिफ जो जिसने जो बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको 12 अगस्त को ही रेडी किया गया था। लेकिन माउंटबेटन ने इसको पब्लिक में कब लाया गया? 15 अगस्त 1947 में। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इस रेड क्लिफ को पहले ही लाऊंगा तो लोग मुझे तंग करेंगे कि हमें कम एरिया मिला, उससे ज़्यादा मिला। तो इसी को अवॉइड करने के लिए इसने बोला जब हम इनको फ्रीडम देंगे तो उसके बाद ही कुछ नहीं बोल सकते हैं, जब किसी के पास ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आईएनसी का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? कांग्रेस का नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसने एक जो टास्क था इसका, इसने नेशन को एक वेल्ड करना, एक यूनाइट बनाना, कि आपको मुस्लिम्स के साथ एक इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ताकि मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व हो इस फ्रीडम स्ट्रगल में। आईएनसी इसमें फेल हुई। इट कुड नॉट मेड गुडनेस विथ मुस्लिम लीग। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसने आज़ादी दिलाई नेशन को ही, क्योंकि सबको पता है कि आईएनसी ने ही आज़ादी दिलाई इंडिया को। तो यहाँ पर नेहरू का के विषय व्यू पॉइंट से इस पार्टीशन के, नेहरू बोल रहा था कि जब भी ब्रिटिश चले जाएगी ना यहाँ से, जो आज ये हिंदू मुस्लिम डिफरेंस है, ये इसको हम पैचअप कराएंगे और फ्री इंडिया, यूनाइटेड इंडिया बनेगा। ये ये ख्याली पुलाव देख रहा था उस टाइम, खा रहा था उस टाइम। और ये बोला था जो पार्टीशन अभी हो रहा है ना, ये बस टेम्परेरी है।
देखिए अब यहाँ पर महात्मा गांधी की हेल्पनेस देखिए, मतलब गांधी जी बेचारा यहाँ मजबूर था। ही फेल्ट हेल्पलेस बिकॉज देयर हैड बीन एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन अमंग द पीपल, मतलब हालात बहुत ख़राब थी। गांधी जी मतलब के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू एक्सेप्ट पार्टीशन ओनली बिकॉज पीपल वांटेड इट। मतलब गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको मतलब अब ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ये पार्टीशन, क्योंकि लोग चाहते थे, ओनली बिकॉज पीपल वांटेड इट। बल्कि गांधी जी हम कभी भी नहीं ये चाहता था कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन जाए, एक अलग डोमिनेंट बन जाए, क्योंकि गांधी जी ने मतलब इतना कुछ किया किसके लिए, एक यूनाइटेड इंडिया बन जाए। लेकिन किस्मत ख़राब थी। और फिर फाइनली गांधी गांधी जी इन कांग्रेस वालों को क्या बोलता है कि नॉट एक्सेप्ट पार्टीशन इन देयर हार्ट्स, कि मतलब जो ये पार्टीशन हो रहा है ना अभी, ये मैं दिल से नहीं मार रहा हूँ, मतलब ये अब मजबूर में हूँ, मतलब मजबूरी से, क्योंकि लोग चाहते हैं ताकि ये दंग मतलब ये लड़ाई वड़ाई खून खराबा जो है ये मतलब रुक जाए कहीं ना कहीं से। तो इसलिए मतलब गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने फिर फाइनली ये पार्टीशन एक्सेप्ट किया। देखिए गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस था ना, इनके कुछ डिफरेंस थे आपस में। गांधी जी इवन के सुभाष चंद्र बोस रेस्पेक्ट करता था गांधी जी को, लेकिन इनकी जो आइडियालॉजी वो टोटली डिफरेंट थी। सुभाष चंद्र बोस इंडिया को आज़ादी देने के लिए मतलब बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में भी चले गए, मतलब जैसे कि हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। मतलब सुभाष चंद्र का ये कहना था कि मैं किसी के मतलब किसी के भी आगे आगे झुकूंगा इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, मतलब ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था। लेकिन ये दोनों रेस्पेक्ट भी कर रहे थे एक दूसरे को। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था कि मैं कांग्रेस के साथ मतलब ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी आइडियालॉजी वो टोटली डिफरेंट है, फिर वो बाहर चला जाता है, वहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी बनाता है, कि जो फादर ऑफ नेशन को मतलब सुभाष चंद्र बोस ही गांधी जी को बोलता है कि फादर ऑफ नेशन। एंड गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलता है, मतलब द बेस्ट एमंग पेट्राइटिस। ठीक है, तो यहाँ से आपका लेक्चर ख़त्म होता है। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।